आफ्टर 2005 के बाद हम लोग देख रहे हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में 3 पोल है और इसमें 2 पोल जहां जाता है वो अपनी सरकार बना लेता है। राजेंद्र प्रसाद जी की किताब में ये है कि कैसे पहले चुनाव में जो 1937 का इलेक्शन हुआ उसमें भी कैसे जाति को देखकर टिकट दिया गया। चिराग पासवान ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम बिहार लौटना चाहते हैं। तेज प्रताप जो लालू जी के बड़े बेटे हैं उनका राजनीति में उस तरह से बहुत सीरियस या बहुत उस तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता रहा है। तो इससे पता चलता है कि परिवार के भीतर भी और पार्टी में भी ऐसी कोई उनकी हैसियत नहीं रही जो तेजस्वी को सरपास कर सके। राहुल गांधी बेशक कोशिश कर रहे हैं, इसका कम्युनिकेशन भी है, खासतौर से दलित और अति पिछड़ी जातियों के बीच में, लेकिन वो कन्वर्ट हो पाता है कितना वोट में, शायद इसको देखना पड़ेगा। जो ईबीसी की जातियां हैं, जो बैकवर्ड में जो डोमिनेटिंग 3 जातियों को माना जाता है, यादव, कुशवाहा, कुर्मी, तो इसके अलावा जो बाकी तकरीबन 30-32 जातियां हैं, छोटी जातियां, निम्न जातियां, उनके भीतर भी बीजेपी ने अपना पेनिट्रेशन, अपना विस्तार किया है। नमस्कार, द पॉलिटिक्स मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आज आपल्या बरोबर एक खास व्यक्ती आहेत, अजय कुमार जी, जो 1500 किलोमीटर दूर है महाराष्ट्र से, और जो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स दिख रहा है हमें, वैसे ही कई पॉलिटिक्स की छवियां हमें बिहार की जो इलेक्शंस आने वाली है उसके पहले ही दिखना चालू हो चुका है। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मुझे क्यूरियोसिटी सर इसके बारे में कि बिहार की पॉलिटिक्स कैसे इवॉल्व हो रही है, जहाँ पे जेपी टू बीजेपी भाया लालू एंड नीतीश कुमार ये पॉलिटिक्स ग्रो हो चुकी है। अभी उसके नेक्स्ट जनरेशन की पॉलिटिक्स चल रही है। सो ये सब हमें क्यूरियोसिटी यहाँ पे महाराष्ट्र में डेवलप कर रहा है, इसके बारे में आपसे बातचीत करनी थी। आपने हमें टाइम दिया, इसलिए पहले ही मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और यहाँ से हम चालू करेंगे। तो जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, आमतौर पर आफ्टर 2005 के बाद हम लोग देख रहे हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में 3 पोल है और इसमें 2 पोल जहां जाता है वो अपनी सरकार बना लेता है और इसके एग्जाम्पल हम लोगों के सामने है। और उसका वोट शेयर एज वेल एज उसकी सीटें वो उसमें जुड़ जाती हैं और वो सरकार बनाने के लिए 243 सीटें हैं यहाँ और 121 आपको मैजिक नंबर चाहिए होता है तो वो मिल जाती है। तो अभी के सीन में आप बोल सकते हैं कि नीतीश जी और बीजेपी दोनों साथ में हैं और ऐसा लगता है मैंने क्या होगा ये तो पता नहीं। लेकिन आप जैसे कि लास्ट इलेक्शन में आप देखेंगे 2020 वाला इलेक्शन, तो उसमें तेजस्वी यादव के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। तो ये भी आप कुछ भी रूल आउट कर नहीं सकते हैं या ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि ठीक ठीक क्या होने जा रहा है, लेकिन जो ट्रेंड एक दिखता है उससे ऐसा लगता है कि ठीक ही ठाक रहना चाहिए एनडीए का या नीतीश जी का, बीजेपी का। अब उसके इनर पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं नीतीश जी को लेकर कि क्या बीजेपी चाहती है कि उसने हिंदुस्तान में 3रा टर्म मोदी जी के नेतृत्व में उसने अपनी सरकार बनाई, बट बिहार अभी तक बीजेपी के एक माने रूल से, डायरेक्ट रूल से बाहर है। तो ऐसा क्या है, बिहार एक सचमुच में ऐसी भूमि कह सकते हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए और इंक्लूडिंग बीजेपी के लिए भी वो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हमारा रूल या मेरा रूल मतलब बीजेपी का साथ में एलाई रहे नीतीश जी, वो ठीक है, लेकिन अभी तक जो वो एक छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका में पूरा रहा है रिलेशन, उसको वो चेंज करने की भी कोशिश कर रही है। ये देखा जाना है कि इस रोड मैप में, अपने रोड मैप में बीजेपी कहाँ तक सक्सेस होती है। जी सर, इसमें जो टीवी पत्रकारिता और बात बहुत जो मीडिया है
वो प्रशांत किशोर की वजह से भी ज्यादातर बिहार की इलेक्शंस में ज्यादा इंटरेस्ट रखी हुई है। एक तो प्रशांत किशोर है, कन्हैया कुमार वहां से है, सीपीआई सीपीएम से वो बाहर आके अभी कांग्रेस में है। सो वहां पे सीपीआई सीपीएम का कितना रोल प्ले करेगा जहाँ पे कन्हैया कुमार नहीं है, क्योंकि वहां पे कोडर बेस है, ऐसे हम यहाँ पे बताया गया है। सो एक्चुअली बाकी छोटी छोटी पार्टियां अभी चिराग पासवान जी जैसे इवॉल्व हो रहे हैं, उनका कैसा रोल होगा? ओवरऑल बिहार का पॉलिटिक्स में मल्टी मल्टी पार्टी जो है, वो पॉलिटिक्स के वजह से आगे भी कोएलिशन का गवर्नमेंट आएगा क्या, कैसा आप देख रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, पार्टियां कई हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अलग अलग कई पार्टियां होने के बावजूद उनका पोल बिल्कुल साफ है। बीजेपी, एनडीए और दूसरा महागठबंधन जो लालू जी का है, कांग्रेस का है और लेफ्ट का है, सीपीआई सीपीएम और सीपीआईएमएल लिबरेशन। और उनका एक और वीआईपी मुकेश सहनी की जो पार्टी है, वो इसके साथ है महागठबंधन में। रह गई बात जो आपने जिक्र किया प्रशांत किशोर के बारे में, और प्रशांत किशोर भी हैं, आपके महाराष्ट्र के शिवदीप लांडे जो एक्स आईपीएस थे, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई है बिहार इलेक्शन को लेकर, और वो भी काफी होपफुल है कि हमें ठीक ठाक कामयाबी मिल जाएगी। और उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो ये शक्तियां, ये ताकतें ग्राउंड लेवल पर कितना कुछ एनडीए और महागठबंधन के रहते हुए कितना कुछ अपने पाले में, अपनी झोली में ये लोग डाल पाते हैं, ये देखना होगा। ऐसे बिहार का जो आप सीधा गणित ऐसे समझेंगे, जो कि जो वोटर भी जो है वो बिल्कुल डिवाइड है दो हिस्से में। उसका एक अगर है इधर तो उधर, दूसरा इधर, तो महागठबंधन में तो महागठबंधन में जाएगा। प्रशांत किशोर जी का दावा है कि हमारा भी काफी अच्छा रहना चाहिए, और पब्लिक में जो रिस्पांस है, पिछले आप बोल सकते हैं कि 4 चुनाव हो गए नीतीश कुमार जी के रहते, और इस दौरान जो कुछ भी होना चाहिए था वो ठीक है। आपको डेवलपमेंट का एक इशू वो उठा रहे हैं, लोगों के लाइफ का ये उठा रहे हैं, जो सुविधाएं होती हैं उसके बारे में। और उनका ये कहना है कि पटना में आप जो कुछ फ्लाईओवर और बाकी चीजें डेवलपमेंट का देख पाते हैं, गांव में शायद वो सही इस हद तक लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। तो उनका जैसे कि पर कैपिटा इनकम की बात है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात है, उसमें आमदनी की बात है, तो ये सब उनका एजेंडा है। और उनका ये है कि पलायन हम कैसे रोकेंगे और लोगों की आमदनी कैसे बढ़े। नौजवानों को खास तौर से उन्होंने टारगेट किया है कि उनको कैसे हम लोग अच्छी शिक्षा दे पाए, या उनको पलायन रोकें जो चले जाते हैं महाराष्ट्र में या साउथ इंडिया में या कहीं भी। आप भारत में देखें तो हर जगह बिहार के लोग आपको किसी ना किसी रूप में मिल जाएंगे। वो टॉप टू बॉटम, मतलब वो लेबर भी है और क्लास 1 ऑफिसर भी है। तो ये कंट्राडिक्शन है बिहार के साथ। तो और प्रशांत किशोर को ये उम्मीद भी है कि हमारी भूमिका अच्छी रहेगी और कई सीटें हम जीतने में कामयाब होंगे सर। और एक सवाल और आपने इसमें पूछा था कि जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम बिहार लौटना चाहते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि वो है एनडीए का पार्ट, और उनका जो सोशल बेस है, आप देखेंगे कि उस केवल उस बेस पर आप बहुत बड़ी सीट, बड़ी संख्या में, या कोई ऐसी ताकत बन के उभरना जो कि आप मैटर करते हो, आपकी कोई ऐसी भूमिका साबित होती है जो अकेले भी लड़े और उसके जरिए आप सरकार बनाने की स्थिति में हो। तो इस पर भी कई तरह के सवाल हैं सर। महाराष्ट्र और बिहार में परिवार और पॉलिटिक्स ये दोनों एक साथ जाता हुआ दिख रहा है। जो जैसे कि महाराष्ट्र में पवार ठाकरे ये परिवार है, वहां पे हम देख रहे हैं लालू जी यादव के घर में क्या हो रहा है। इसके ऊपर आपकी टिप्पणी क्या है?
देखिए, जहां तक परिवार की बात है, बिहार में 1,500 परिवार हैं जो आजादी के बाद से जो चुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वही लोग रहे हैं, चाहे लोकसभा में हो, राज्यसभा में जाए, विधान परिषद में जाए, विधानसभा में जाए। तो बड़ा छोटा एक हिसाब से आबादी को अगर देखिए और डेमोक्रेसी को भी देखिए, जो हम लोग बोलते हैं, तो कुल मिला के ये सभी पार्टियों में ऐसा ही है। परिवार और पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक राजनीतिक उद्योग में ये लोग बहुत ही मजबूती के साथ खड़े हैं और शामिल हैं। और ये कोई कह नहीं सकता कि फला पारिवारिक वो है, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो वर्कर हो और जमीन से जुड़ के आए हो और हमने उनको टिकट दिया और पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिश किया, ऐसा कोई दावा कर नहीं सकता है। तो ये, लेकिन फिर भी बात सुनो में अलग बात है, लोग कहते हैं। तो जहां तक आपने सवाल किया अभी जो तेजस्वी जी और लालू जी के परिवार में चल रहा है, तो देखिए, जो मेन स्ट्रीम है राजद का, लालू प्रसाद की पार्टी का जो मुख्य धारा है ना, वो लालू प्रसाद जहाँ रहेंगे, तेजस्वी जहाँ रहेंगे, वही प्रतीक है। और उनके साथ साथ अगर तेज प्रताप जो लालू जी के बड़े बेटे हैं, उनका राजनीति में उस तरह से बहुत सीरियस या बहुत उस तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता रहा है। तो इससे पता चलता है कि परिवार के भीतर भी और पार्टी में भी ऐसी कोई उनको उनकी हैसियत नहीं रही जो तेजस्वी को सरपास कर सके। सर, जो बात है वो है जात की। महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस हुए वो इलेक्शंस लोकसभा के जात के ऊपर हुए। उसके यहाँ पे बहुत रिपरकेशंस हुए और उसका फायदा बहुत ज्यादातर दिखा मराठा अगेंस्ट नॉन मराठा और ओबीसी नॉन मरा ओबीसी में पोलराइजेशन होता हुआ दिखा। वैसा बिहार में आपको दिख रहा है क्या? ये बात। और बिहार जहाँ पे महाराष्ट्र में एक 6 रीजन है, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, मराठवाड़ा, और वहां पे कास्ट बेसिस पे इक्वेशंस प्ले होते हैं। वैसे मुझे क्यूरियोसिटी है कि बिहार में कैसे रीजन है और कहाँ पे कौन सी जात और कैसे फर्क होता है, या इसके ऊपर पूरा मंडल का प्रयोग हो सकता है? नहीं, ठीक बात है। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं आपने जो बात कही। एक तो कास्ट वाला फैक्टर है ये। तो हम जैसे अभी अ, राजेंद्र प्रसाद जो राजेंद्र प्रसाद जी की किताब में ये है कि कैसे पहले चुनाव में जो 1937 का इलेक्शन हुआ, उसमें भी कैसे जाति को देखकर टिकट दिया गया। और राजेंद्र प्रसाद ने बहुत ही साफगोई के साथ, बहुत ही बेबाकी के साथ कहा है कि ये हमारे लिए बहुत ही दुख और शर्म की बात थी, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि जिस हिसाब से पॉलिटिक्स में जो अपनी हिस्सेदारी को लेकर जातियों की चेतना जगी है, जातियों की चेतना, जो छोटी जातियां हैं वो भी चाहती हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन मिले। तो एक लोकतंत्र के लिए ये बुरा भी नहीं है। और इसको आप कैसे, ये समाज शास्त्रियों का काम है कि इसको जातिवाद कहेंगे या डेमोक्रेसी में अपनी पहचान या अपनी अस्मिता जताना या अपनी हिस्सेदारी की मांग करना, इसको जातिवाद आप कहेंगे। तो ये डिफाइन करना पड़ेगा समाज शास्त्रियों को, जो सोशल साइंटिस्ट है उनको, कि इसको कैसे देखा जाए, कैसे एनालाइज किया जाए। जहां तक अभी बात आपने कही, इसमें दो राय नहीं कि बिहार की आबादी का एक अच्छा खासा हिस्सा, मतलब आप कह सकते हैं कि जो अभी जाति सर्वेक्षण हुआ, इसका 80% के आसपास पिछड़ी जातियां, ओबीसी का ये एक कंपोनेंट बनता है। और बाकी में फिर अपर कास्ट क्या की जातियां शामिल होती हैं। तो आप देखेंगे कि आम तौर पर जो जितने भी इलेक्शन हुए उसमें खास तौर से दलित और ईबीसी जातियों का एक रहा है झुकाव, सोशलिस्टिक या लेफ्टिस्ट जो पार्टियां रही हैं उनके साथ। कांग्रेस का जब प्रभाव था तो उनके साथ तो था ही, लेकिन आप 90 के बाद मंडल जो आया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद जो पूरा एक तरह से उथल पुथल हुआ, तो उसमें
सभी जातियों को उसने जोड़ दिया, खासतौर से लालू यादव के साथ, लालू प्रसाद जी के साथ। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वहां से उनका शिफ्ट होना शुरू होता है। 1995 के इलेक्शन में तो लालू बम्पर तरीके से जीत कर आते हैं दोबारा सत्ता में। 2005 2010 में वो पूरी तरह से शिफ्ट कर जाता है नीतीश जी और एनडीए के पाले में। और जहां तक बीजेपी का मसला है, आप देखेंगे ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता उनका जो सोशल बेस है उन्होंने इसमें विस्तार किया है, इस पे दो राय नहीं है। और आप देखेंगे कि उनका वोट परसेंटेज जो पहले इलेक्शन से 1951-52 से आप देखेंगे तो धीरे धीरे ही सही वो बढ़ता गया है और पिछले इलेक्शन तक वो ठीक ठाक संख्या में वो पहुंच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने एक तरह से जो ईबीसी की जातियां हैं, जो बैकवर्ड में जो डोमिनेटिंग 3 जातियों को माना जाता है, यादव, कुशवाहा, कुर्मी, तो इसके अलावा जो बाकी तकरीबन 30-32 जातियां हैं, छोटी जातियां, निम्न जातियां, उनके भीतर भी बीजेपी ने अपना पेनिट्रेशन, अपना विस्तार किया है, जो रिफ्लेक्ट होता है उनके इलेक्शन सीट में और परसेंटेज ऑफ वोट्स में। तो ये है अब है कि जो एंटी बीजेपी या एंटी एनडीए जो पार्टियां हैं, खासतौर से लालू प्रसाद की पार्टी, खासतौर से लेफ्ट जो तीनों पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल, इसके अलावा बीआईपी और कांग्रेस, किस हद तक इन जातियों को अपने साथ जोड़ के रखती है। इस बीच में अब प्रधानमंत्री का पटना में दौरा है, ये चौथी बार है। जो पिछले 2 महीने के भीतर उनका 4 बार आना हुआ। राहुल गांधी भी 3-4 बार आ चुके हैं, 3 बार आ चुके हैं। और खासतौर से उनका जोर, जैसा कि बाकी हिस्से में रहा है, देश के दूसरे हिस्से में दलित जातियों के बीच में, तो बिहार में भी उन्होंने उस तरीके से अपने आप को, अपने संगठन को, कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश शुरू की है। जी सर, इसमें एक 2-3 क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं जस्ट क्यूरियोसिटी के बारे में। जैसे आपने बात की, चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, कन्हैया कुमार है, ये युवा पॉलिटिक्स से और बिहार की पॉलिटिक्स जा रही है क्या? ये पहली और इसमें सब में कांग्रेस कैसे वर्क हो रहा है? जैसे अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जी की भी 2-4 बार सभाएं हो चुकी है, तो कांग्रेस का फ्यूचर कैसा आप देख रहे हैं बिहार में और युवा पॉलिटिक्स के और के ऊपर? बिल्कुल सही बात है। और देखिए, एक समय के बाद क्या है कि पॉलिटिक्स में नए लोग आते जाते हैं और पुराने लोग, जैसे लालू जी अब बीमार हैं, नीतीश कुमार भी काफी दिनों से मुख्यमंत्री है, और तो एक एरा होता है, एक समय होता है हर आदमी के जीवन में, और हर आदमी के जिंदगी का कालखंड एक रहता है कि कब वो अपने जिंदगी का एक अहम हिस्सा पॉलिटिक्स में करता है। तो पुरानी पीढ़ी निश्चित रूप से जा रही है और नई पीढ़ी दस्तक दे रही है। इसमें तेजस्वी यादव तो है ही, बीच में नीतीश कुमार जी के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनकी भी चर्चा हुई कि उनको भी पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी की ओर से बहुत सारे लोगों की चाहत है या इच्छा है कि उनको पॉलिटिक्स में लाया जाए। तो और दूसरी ओर चिराग पासवान है, प्रशांत किशोर आ चुके हैं, आपके जो लांडे साहब है वो भी आ चुके हैं। तो एक पेस आपको दिखाई देगा कि ये लोग पॉलिटिक्स, कन्हैया कुमार जैसा आपने जिक्र किया, जो लेफ्ट के कई सारे जो विधायक जीते हैं वो भी नौजवान विधायक हैं। तो एक चेहरा उस तरह से सामने जो राजनीति का रंग मंच है उस पर आ रहा है, दिख रहा है। लेकिन वह कितना, किस हद तक प्रभावी होगा और अपनी जमीन को कैसे वह उर्वर बनाता है ताकि वो आने वाले समय में तो वो और बेहतर तरीके से अपने आप को स्थापित कर सके बिहार की पॉलिटिक्स में, ये तो समय के गर्भ में है। समय ही बहुत सारी चीजों को ठीक ठाक करता है। और एक सवाल और पूछा था जिसका हम जवाब नहीं दे पाए थे कि बिहार को आप कितने रीजन में आप बांटते हैं। तो सभी, मुझे लगता है कि आप लोग अवेयर होंगे, मिथिलांचल बिहार का एक ऐसा इलाका है जो ब्राह्मण डोमिनेटिंग
और साथ साथ पिछड़ी जातियों का भी एक अच्छा खासा रोल रहा है हर इलेक्शन में। तो आप देखेंगे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव, उसमें एक खास समय तक उसमें ब्राह्मण लोगों का काफी प्रतिनिधित्व होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों ने चर्चा की, जो एक जागृति या सामाजिक चेतना या हिस्सेदारी, तो वो रिप्लेस भी होता गया है धीरे धीरे। हम्म तो वो एक मिथिलांचल का इलाका है, सीमांचल का इलाका है, जिसको आप उधर किशनगंज, कटिहार और अररिया, वो मुस्लिम डोमिनेटिंग, जहां से एआईएमआई के पिछले दिनों पिछले इलेक्शन में 6 विधायक चुन के आए थे, तो वो अच्छी सफलता उनको मिली थी ओवैसी साहब की पार्टी को। तो वो मुस्लिम डोमिनेटिंग है और काफी आक्रामक तरीके से, आप सब लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में भी उन्होंने काफी प्रचार किया और वो खास तरह की उनकी शैली है। तो वो एक है हमारा इलाका, एक मगध का इलाका है बिहार में, जो जिसको आप ऐसे जानते हैं कि मगध साम्राज्य जो रहा है। तो ये इलाका एक रहा है जहाँ नीतीश कुमार जी, जिनका नालंदा गृह जिला है, और शाहाबाद का इलाका है। शाहाबाद का खास तौर से मैं जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि पिछले इलेक्शन में शाहाबाद में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाया था। तो ये ऐसी जमीन है शाहाबाद वाली, जहाँ काफी मुझे लगता है कि स्ट्रगल रहा है समाजवादियों का, और महाराष्ट्र से बिहार के समाजवादियों का काफी गहरा नाता भी रहा है। आप जानते हैं इतिहास में वो सब चीजें रही हैं। और इसके अलावा वामपंथियों का ये काफी मजबूत इलाका रहा है। तो ये एक ऐसी माने ये एक ऐसा भूभाग है जहाँ की बीजेपी और जदयू दोनों के लिए है कि कैसे इसको हम लोग कमजोर करें या वहां की सीटें हम लोग जीत पाए। जैसे आप मैंने पूछा कांग्रेस को आप कैसे देख रहे हैं, और एक बात, सुशील मोदी जी थे, तो वो उनकी डेथ हो चुकी है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। उसके बाद बीजेपी के पास कोई नया चेहरा उमलता हुआ देख रहा है कि आपको बीजेपी कैसे आगे बढ़ सकती है, क्योंकि उनकी थोड़ी स्पेस वहां पे दिख रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी का फ्यूचर इन पॉइंट ऑफ यू बिहार पॉलिटिक्स। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि सुशील मोदी के जाने गुजरने के बाद बीजेपी में एक उस तरह का फेस, जो मतलब एक पार्टी और फेस दोनों एक साथ जो समानांतर हो जाते हैं, वैसा नहीं है। फिर भी नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बारे में चर्चा होती है। अभी सम्राट चौधरी हैं, उनके बारे में चर्चा होती है। दोनों पिछड़े हैं, एक यादव है, एक कुशवाहा है। तो इनके बारे में चर्चा होती है कि ये हो सकता है कि पार्टी इनको बड़ी भूमिका में ले आए। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि जो छवि, जैसे नीतीश कुमार ने या मान लीजिए लालू प्रसाद ने अपनी जो छवि उनकी बनी थी, तो वो बनी थी जेपी मूवमेंट जो था उससे, वहां से निकले, फिर मुख्यमंत्री बने और आडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई, लालू उस समय मुख्यमंत्री थे। तो काफी एक समय उन्होंने ग्राउंड पर दिया था, लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई थी। उसके पहले कर्पूरी ठाकुर, जिनको भारत रत्न भारत सरकार ने दिया पिछले दिनों। तो काफी आप बोल सकते हैं कि लोगों के बीच एक लंबा उनका सहवास रहा है, लोगों के साथ डायलॉग रहा है। तो अब वो न तो वो जमाना है, न उस तरह की पॉलिटिक्स है, न उस तरह की राजनीति का आप कह सकते हैं कि पाठशाला कोई बची है जहां लोग उस तरह से काम करते हो। तो जमाना बदल रहा है, और बदलते जमाने में तो बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है क्या? देखिए, कांग्रेस का रिवाइवल ये तो पूरे कंट्री के लिए एक बड़ा सवाल है नेतृत्व के सामने। सिर्फ बिहार की ही बात नहीं है, और जो स्थिति आप बोल सकते हैं कि कमोबेश पूरे देश में है, कि उनका जो सोशल बेस है वो कैसे वापस आए। जो उनका एक कंपोजिशन होता था, अपर कास्ट प्लस लोअर कास्ट प्लस दलित्स प्लस मुस्लिम, ये एक कॉम्बिनेशन था। अम्ब्रेला एक ऐसा बनता था
जिसमें सब लोग समाज के शामिल होते थे। तो ऐसा अम्ब्रेला क्या बन पा रहा है कांग्रेस के साथ, ये एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अकेले कांग्रेस अ, बहुत ऐसा कुछ मिराकल कर दे, मुझे लगता नहीं है। और अभी तो गठबंधन के साथ ही उनको देखना पड़ेगा, अपनी सीटें जो पिछले चुनाव में जीत सकी थी वो सब रिटेन हो जाए कम से कम, और ज्यादा सीटें मिले। राहुल गांधी बेशक कोशिश कर रहे हैं, इसका कम्युनिकेशन भी है, खासतौर से दलित और अति पिछड़ी जातियों के बीच में, लेकिन वो कन्वर्ट हो पाता है कितना वोट में, शायद इसको देखना पड़ेगा। सर मेरा आखिरी सवाल है कि जी तो बिहार का पॉलिटिक्स है और बिहार का एक इमेज जो था है पिछड़ा राज्य, वो पूरा इमेज आप एज अ 35 इयर्स आपने वहाँ पॉलिटिक्स देखा है। अब बिहार का डेवलपमेंट के लिए इन लोगों ने क्या करना चाहिए, कैसा रोड मैप होना चाहिए, क्या दिक्कतें हैं और कैसा सॉल्यूशन आना चाहिए? देखिए, खास हम तो खास करके ये जो जमीन है वहां पे गौतम बुद्ध जी का सहवास रहा, वहां से गंगा भी बहती है, ये सारा होके भी वहां पे कोई बिछड़ा राज्य ऐसी इमेज बन चुकी है। वो इतने निकलने के लिए क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि ये लैंड लॉक स्टेट रहा है। दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर की जो स्थिति है पूरे आप देश भर में आप देख लीजिए, तो बिहार तो उससे अलग होगा नहीं ना। वहां भी वही स्थिति है, लागत कृषि में बढ़ रही है, बट आमदनी उसका रिटर्न उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, मान लीजिए। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नहीं हो पा रहा है। बिहार अभी भी कंज्यूमर स्टेट बना हुआ है, हर चीज आपको बाहर से ही, बाहर उत्पादित जो राज्य है वहां से आता है। हम आपने जो जिक्र किया, एक तो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट, वो आजादी के बाद जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी ना, तो देखेंगे आप, सारा डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं कि उसमें बाकी राज्यों की तुलना में बिहार में सबसे पर कैपिटा इनकम सबसे कम हुआ है। तो ये निरंतर बना रहा। ट्रेड इक्वलाइजेशन का मामला था, उस समय बिहार झारखंड दोनों एक साथ थे। ट्रेड इक्वलाइजेशन के चलते बहुत नुकसान हुआ बिहार को, और जितना पैसा मिलना चाहिए था, ये मैं बात कर रहा हूँ मैंने 65, 70, 80, 90 तक सत्ता में आने के बाद लालू जी भारत सरकार से ये मांग करते रहे कि आप इस फॉर्मूला को बदलिए बदलिए, हमको पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे सेस और रॉयल्टी में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा सामान आप यहाँ से लेके जाते हैं झारखंड से और फिर आप हम ही को बेचते हैं और हमको उतना पैसा मिलता नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि सेंटर का एक जो नजरिया रहा बिहार को लेकर, या जो भी पिछड़े राज्य या काउ बेल्ट जिसको हम भारत कहता है, तो उनके साथ ये रहा है। और ये परेशानी तो रही है। आज भी देखिए कि जो पिछले दिनों जनगणना हुई, जनगणना मतलब जो जाति सर्वे हुआ, उसमें ये बात आई है कि पर कैपिटा इनकम हमारा अभी भी बहुत सारा कम है। और आप देख लें, पर कैपिटा इनकम जो भारतवर्ष का है, भारत के दूसरे राज्यों का है, वो बिहार कहाँ खड़ा है। लेकिन एक बात यह है कि बिहार इन तमाम दुश्वारियों के बावजूद एक ऐसा आप कह सकते हैं भूभाग है जो हमेशा जद्दोजहद, जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, और आजादी के 75 साल और उससे ज्यादा होने के बाद भी। और मुझे लगता है कि इस हालात को बदलने के लिए बिहार से ज्यादा जो बिहार से बाहर के लोग हैं, मतलब भारत सरकार है और बाकी चीजें, उनको देखना पड़ेगा। इसलिए कि बिहार को इस गति में पहुंचाने वाली ताकतें भी तो वही है, वही पॉलिसी है। ताकतें मतलब पॉलिसी, आपकी नीति कैसी है। भारत सरकार की जो नीति है वो बाद में बदला है, इसमें दो राय नहीं है। साउथ का परसेंटेज कम हुआ, बाकी राज्यों का पैसा बढ़ा है, और उसके चलते डेवलपमेंट और बाकी चीजें हो भी रही हैं, जिसके चलते साउथ ने काफी विरोध भी किया है, वहां के मुख्यमंत्रियों ने, ये सब आपको जानकारी होगी। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन अभी भी ये सब करने के बावजूद बिहार को जहां जाना चाहिए, बिहार को जो हैसियत मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं अभी भी एक लंबा सफर है, मुझे लगता है।
अभी इलेक्शंस आने के लिए नवंबर तक हम वेट करते हैं, मगर इलेक्शंस की धाम-धूम अभी भी शुरू हो चुके हैं ऐसा दिख रहा है। जहाँ अगर अगर कोई नया डेवलपमेंट हो गया, नया कुछ हो गया, तो फिर से हमें आप गाइड कीजिए, यही आपसे विनती करना चाहूंगा। और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। यस, आपकी उपलब्धता हमें आगे भी मिलेगी, ऐसी विनती करता हूँ और आज यहीं पे रुकता हूँ। द पॉलिटिक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।